फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन करते हैं भाई लेक्चर नंबर 18 सीपेज एनालिसिस का हमारा टॉपिक था। तो लास्ट यूनिट में हम कर चुके थे क्या, सीपेज एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको तीनों कंडीशन बताई थी कि जैसे जैसे हमारा सीपेज होता है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे सॉइल के पार्टिकल या तो पास पास आते हैं या फिर दूर चले जाते हैं। डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन में इफेक्टिव स्ट्रेसेस बढ़ते हैं तो क्या होगा, पार्टिकल्स पास पास आएंगे। अपवर्ड फ्लो कंडीशन में क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेसेस घटते हैं तो पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं। और अगर अपवर्ड फ्लो कंडीशन हो रही है कौन सी सॉइल पर, सॉइल में सैंड पर। भाई सॉइल तो बहुत सारी होती है, क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल, कॉबल्स और जो हमारे बाउल्डर्स, लेकिन हम बात करें केवल स्पेशली सैंड की। अगर हम सैंड की बात करते हैं, ना ही हम क्ले की बात करें ना ही ग्रेवल। अगर हमारे सैंड पर क्या होता है कि सैंड वाले केस में क्या हो रहा है, सैंड वाले केस में अगर अपवर्ड फ्लो कंडीशन है तो उस केस में क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेसेस की वैल्यू 0 हो जाती है। तो जो हमारे पार्टिकल्स है सैंड के पार्टिकल्स वो ऊपर उठने लगते हैं और हमें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि सॉइल जो है वो क्या हो रही है, उबल रही है, उफन रही है। सॉइल बॉइलिंग, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं, इस फिनोमेना, इस प्रभाव को बोलते हैं सॉइल बॉइलिंग। इसका दूसरा नाम हमारा क्या होता है, क्विक सैंड कंडीशन। बात क्लियर है। तो क्विक सैंड कंडीशन के लिए क्या चीज होना चाहिए, इफेक्टिव स्ट्रेसेस 0 होने चाहिए। तो हम देखते हैं उसके लिए हम निकालते हैं। और जिस ग्रेडियंट पर, जिस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मैं बता चुका हूं आपको, आई होता है। जो हमारे पास टोटल जो हेड था उसमें जो लॉस होता है H/L, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ को हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। जिस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पर हमें क्विक सैंड कंडीशन प्राप्त होती है, मतलब सिग्मा बार बराबर 0 होता है, उस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को अपन बोलते हैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ICR। उसे क्या कहते हैं अपन, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। बात क्लियर है भाई, ये होता है हमारा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं सीपेज एनालिसिस में। मैं आपको बता रहा था, अब यही देखते हैं अपन, क्विक सैंड कंडीशन। मैं लिखता हूं क्विक सैंड कंडीशन, या इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है हमारा सॉइल बॉइलिंग। क्या होता है ये क्विक सैंड कंडीशन, सॉइल बॉइलिंग? लिखता हूं मैं, जब सैंड में, स्टार लगा लेना, ओनली सैंड में होता है, जब सैंड में अपवर्ड फ्लो कंडीशन में इफेक्टिव स्ट्रेसेस की वैल्यू 0 हो जाती है, 0 हो जाती है, तो सैंड के पार्टिकल्स पानी के साथ साथ ऊपर की ओर फ्लो डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, उठने लगते हैं, ऊपर मूव करने लगते हैं। इस मूवमेंट को सॉइल बॉइलिंग या क्विक सैंड कंडीशन, क्विक सैंड कंडीशन कहा जाता है। बात क्लियर है। अब इसमें एक चीज और हमारी काम की, क्या कि यह प्रभाव केवल सैंड में होता है, क्ले व ग्रेवल में नहीं होता है। क्योंकि भाई क्ले में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्ले के पता है हमको, क्ले के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, फ्लैकी होते हैं। अगर अपवर्ड फ्लो कंडीशन में इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो ही नहीं सकते, क्यों नहीं होंगे, ये फ्लैकी होते हैं। तो फ्लैकी के कारण आपस में चार्ज, आवेश के कारण एक दूसरे से चिपके होते हैं, तो इनको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पार्टिकल ऊपर नहीं उठ पाते। अब बात आती है हमारे किसकी, ग्रेवल की। तो ग्रेवल के पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं, इनको उठाने के लिए तो बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज है तब जाके उठ पाएंगे ये।
बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज चाहिए इनको उठाने के लिए, इसलिए तब जाके उठ पाएंगे, इसलिए ये कंडीशन इसमें भी नहीं होती। इन दोनों के मध्य में कौन से हैं हमारे, सैंड के पार्टिकल। देखो ना, क्ले, सिल्ट, सैंड, उसके बाद में हमारा आता है क्या, ग्रेवल। तो इन दोनों बीच हमारा सैंड आई, तो सैंड के पार्टिकल क्या है, ये क्या है, ना तो ये फ्लैकी होते हैं, आवेश भी नहीं होता, ना ही बहुत बड़े होते हैं, इसलिए अपवर्ड फ्लो कंडीशन में ये पार्टिकल उठने लगते हैं। बात क्लियर है। इन दोनों में नहीं होता, क्यों नहीं होता वो मैं आपको लिखवाता हूं। नहीं होता है क्योंकि क्ले पर चार्ज होने की वजह से इसमें कोहेसिव फोर्स कार्य करता है जो पार्टिकल्स को ऊपर नहीं उठने देता और ग्रेवल में पार्टिकल को उठाने के लिए बहुत अधिक डिस्चार्ज की आवश्यकता होती है। इसलिए केवल किस में होता है ये, इसलिए केवल किस में होगा ये, इसलिए केवल सैंड में होता है, बाकी इन दोनों में नहीं होता। तो आप ये उतारो, इसको फिर मैं मिटाता हूं। अब मैं आपको एक सैंड कंडीशन के लिए एक रिलेशनशिप देखेंगे अपन हाइड्रोलिक। इसमें लिख देते हैं एक लाइन, जिस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पर क्विक सैंड कंडीशन उत्पन्न होती है उसे क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, क्रिटिकल। अपन यही निकालना सीखेंगे, कैसे निकालते हैं। मैं इसे मिटाता हूं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, इस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे हमारे। अब अपन लिखते हैं, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर डिग्री के अंदर, डिप्लोमा में भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बहुत सिंपल सा है। अब देखो, अब अपन इसकी लिखते हैं कंडीशन, लिखते हैं इसकी क्या होती है। देखो, फॉर क्विक सैंड कंडीशन हम जानते हैं सिग्मा डैश बराबर 0, इफेक्टिव स्ट्रेस 0 होनी चाहिए। और इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है हमारा, इफेक्टिव स्ट्रेस इस वाले केस में हमारा होता है H गामा डैश माइनस आई एच गामा डब्ल्यू बराबर। देखो ना, आप ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है एंड वाले में, तीसरे वाले में अपवर्ड फ्लो कंडीशन में, तो आप इसको इधर कर दो, तो हमारा हो गया आई बराबर गामा डैश अपॉन गामा डब्ल्यू। भाई इसको इधर कर दिया मैंने, तो आई एच गामा डब्ल्यू हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, गामा डैश अपॉन गामा डब्ल्यू। गामा डैश क्या होता है, जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई इंटू में 1 अपॉन गामा डब्ल्यू पहले से ही है, गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू कैंसिल हो गया, जी माइनस 1 प्लस ई। तो हमारा आई जो होता है, ये आई ही क्या कहलाएगा, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बराबर जी माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस ई। ये हमारा फॉर्मूला हो गया क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट फॉर क्विक सैंड कंडीशन ICR बराबर
जी -1/1 + E। आपको बस ये ध्यान रखना है, ये होता है क्रिटिकल। अब क्या है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है ये, लेकिन इसका मतलब क्या है कि जब ये अपवर्ड फ्लो कंडीशन है, मान लीजिए नीचे से पानी ऊपर की तरफ आ रहा है, अपवर्ड फ्लो, और यहाँ पर मेरा ग्राउंड लेवल है, नीचे से पानी ऊपर की तरफ आ रहा है, तो जिस ग्रेडियंट पर ये प्राप्त हो रहा है अपन उससे क्या रखेंगे, कम ही रखेंगे ग्रेडियंट की वैल्यू। कम क्यों रखेंगे, अगर आपने इसके बराबर ग्रेडियंट रख दिया तो ऊपर आने लग जाएगी सॉइल। हम नहीं चाहते कि सॉइल जो है ऊपर की तरफ आए, तो क्या करोगे आप, उसकी वैल्यू इससे कम रखोगे। जितनी भी कम रखोगे वही क्या होगा, इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा हमारा, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट फॉर सॉइल बोलेंगे एक ही बात है। तो क्या होती है हमारी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अपॉन में परमिजिबल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जो भी आपने परमिट किया हुआ है। ICR क्या है, ये हमारा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये परमिजिबल है। तो देखो भैया, आपके जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, आपको क्या क्या वैल्यू दे देगा क्वेश्चन के अंदर। मैं आपको क्वेश्चन बैच में करवाऊंगा इसके क्वेश्चन में आपको G दे देगा, E दे देगा, और आपको दे देगा I, या फिर आपको बोलेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। G दे देगा, E दे देगा और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे देगा, बोलेगा कि आप परमिजिबल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बताओ जिस पर कि सॉइल बॉइलिंग नहीं हो। तो आप क्या करोगे, G -1/1 + E, तो आपका क्या आ गया, ICR आ गया। ICR पुट करके और उसके नीचे आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी का भाग दो, तो क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। तीन चीज़ दे रखी होगी, एक अननोन होगा, इस तरह से निकाल देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर्मूला हमारे लिए। अब मैं इसे मिटाता हूं, अब मैं इसको मिटाता हूं भाई। अब देखो, सीपेज एनालिसिस में एक चीज का यूज होता है, उसको बोलते हैं हम क्या, उसे बोलते हैं फ्लोनेट। फ्लोनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट। देखो भाई क्या होता है फ्लोनेट, उसको एक बार समझ लोगे आप तो समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आप बाद में किताब देखोगे या ये देखोगे कभी समझ नहीं पाओगे क्या होता है फ्लोनेट। तो फ्लोनेट का यूज होता है सीपेज एनालिसिस में, मतलब हम ग्राफिकल चीज के द्वारा, जैसे कि भाई मेरे को एरिया निकालना है यहाँ का, ठीक है, कोई भी जगह का एरिया निकालना है, आपने फीते से नापा आपने फील्ड में जाकर के 40 मीटर बाई 60 मीटर है, और आपने फोन पे बता दिया अपने दोस्तों भाई 40 बाई 60 मीटर का है, कितना एरिया होगा, उसने घर बैठ कर क्या कर दिया, 40 बाई 60 2400 मीटर स्क्वायर। तो ग्राफिकल चीज थी, एक्चुअल फिजिकल चीज थी, उसको ग्राफ के द्वारा, मतलब एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी के द्वारा उसने निकाल करके बता दिया आपको। तो यहां पर क्या है, हम फ्लोनेट ग्राफिकल चीज का, जैसे मैंने आपको मोहर सर्किल बताया था, तो मोहर सर्किल में क्या था, आप क्या कर रहे थे, इस तरह से सर्किल बना रहे थे उस कंडीशन के लिए, और उसमें आपको जितने भी डिग्री पर, एक्चुअल कंडीशन में जितने भी डिग्री पर आपको जो प्लेन है उस पर क्या चाहिए, शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस, आप क्या कर रहे थे, आप उसमें उसके दुगने डिग्री पर आप देख रहे थे उस पॉइंट को, और आपको सिग्मा एन और टो की वैल्यू पता चल रही थी। तो इस ग्राफ के द्वारा, इस मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द्वारा आप निकाल पा रहे थे उसके स्ट्रेसेस को। ऐसे ही यहां पर क्या होता है, हम फ्लोनेट की सहायता से, हम ऐसे ही एक चीज होती है उससे फ्लोनेट होता है हमारा, क्या होता है बताऊंगा। फ्लोनेट की सहायता से आप सीपेज का डिस्चार्ज निकाल सकते हो, अपलिफ्ट प्रेशर निकाल सकते हो, सीपेज प्रेशर निकाल सकते हो, एग्जिट ग्रेडियंट निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो उस फ्लोनेट की सहायता से। फ्लोनेट के ऊपर जो उसकी प्रॉपर्टीज है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्लोनेट में ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो जो भी आप नोट लिखोगे वो सारे नोट इंपॉर्टेंट है हमारे, वो सारे नोट इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो ये समझें ये बीमारी क्या है भाई फ्लोनेट की, तो मेन हेडिंग डालेंगे हम क्या, फ्लोनेट। तो हमारी मेन जो हेडिंग है वो है फ्लोनेट। क्या होता है ये देखो, इसको आप समझते हैं तसल्ली से, क्या है फ्लोनेट। देखो होता क्या है, हमारे इस तरह से मैंने बना दी कोई एक पाइल है, हो सकता है ये जो पाइल है हमारी, ये हमारा है ग्राउंड लेवल, यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है और इधर की तरफ भरा हुआ है पानी यहाँ तक, ठीक। ये जो हाइट है इसकी, डिफरेंस है जो हेड का,
ये जो है डिफरेंस, ये क्या है मेरा कैपिटल H, ठीक है। मतलब अवेलेबल हेड कितना है यहाँ पर, इस वाली जगह पर H1 है, ये H2 है। तो अब मेरे पास कितनी एनर्जी है भाई, ये कब तक, ये दोनों सरफेस अगर बीच में से पाई लटा दूं तो ये बराबर हो जाएंगे ना। बराबर मतलब कब कब होते हैं ये भाई, मेरे पास दो टंकियां हैं, दोनों को मैंने एक इससे जोड़ दिया, मैं इसमें पानी भर रहा हूं, इसमें यहां तक पानी भरा हुआ, उसमें पानी नहीं था, मैंने इसको नीचे पाइप से जोड़ दिया, तो इसमें से पानी इसमें जाएगा कब तक, जब तक कि दोनों में लेवल बराबर ना हो जाए। मतलब इसके पास कितनी एनर्जी थी ये बराबर करने के लिए, इतनी एनर्जी थी। तो एनर्जी क्या होती है, हेड का डिफरेंस। तो अब मेरे पास अवेलेबल जो मेरे पास है, उपलब्ध जो हेड है वो इतना है। अब देखो आप समझे जाओ चीजों को, क्या होता है, मैंने देखा ये नीचे सॉइल है, उस सॉइल में मैंने घुस करके देखा अंदर की तरफ, ये मेरी सॉइल थी कि जो पहले ये क्या पाइल्स नहीं लगी हुई थी। बात क्लियर है भाई, ये जो पाइल लगी हुई है ये पाइल नहीं थी पहले। पाइल का मतलब कुछ नहीं है, ये कोई हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया कॉलम टाइप का सा, नीचे की तरफ दे दिया यूं अंदर तक, किसमें, एक तरफ। ये मेरा डैम मान लो आप, डैम बना हुआ है, तो ये कट ऑफ पाइल है। तो क्या था कि पानी है ना इधर से रिसाव होकर के वहां पहुंच रहा था, बार बार पानी का रिसाव होकर के पानी बार बार उस वाली जगह पर पहुंच रहा था, वहां निकल रहा था। तो पानी का जो रिसाव होता है ना वो कैसे होता है, कैसे पाथ बनता है वो, उसका पाथ बनता है इस तरह से, ये यूं जाता है फिर ये यूं निकलता है। यहाँ ये वाला जो पॉइंट है पानी का वो यूं जाएगा और यूं घूम करके यहां पहुंचेगा। इस वाले पॉइंट का जो वाटर है मॉलिक्यूल वो इस तरह से यहां पहुंचेगा, इस वाले का इस तरह से यहां। तो ऐसे पानी जो है मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। बात क्लियर है, कैसे कैसे मूव करेगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ऐसे मूव करेगा पानी, ठीक है। तो जो पानी का जो पाथ होता है, एक पार्टिकल यूं गया, एक पार्टिकल तो जो था भाई, एक तो बिल्कुल इससे सटके जाएगा यूं, ठीक, दूसरा ये गया, तीसरा ये गया, चौथा ये गया, और पांचवा ये गया। फिलहाल मैं केवल 5 बता रहा हूं। और मान लो नीचे क्या है, इसके नीचे कोई एक इम्परवियस, नीचे कोई ना कोई तो लेयर होगी ऐसी, वो कैसी लेयर होगी मेरी, इम्परवियस लेयर। ये मेरी इम्परवियस लेयर है, मतलब इससे नीचे पानी नहीं जा सकता, इसके नीचे आ गई कहीं ना कहीं पे जा करके। तो भाई ये लेयर यहां से मेरी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो पानी का फ्लो कैसे हो रहा था, यूं हो रहा था ऐसे, ये पानी का फ्लो हो रहा था। तो ये जो आपको लाइनें दिख रही हैं, ये जो लाइनें दिख रही हैं, इन लाइनों को अपन बोलते हैं फ्लो लाइन। इन लाइनों को, ब्लू वाले को क्या बोलते हैं अपन, मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं अपन फ्लो लाइन, या इसका दूसरा नाम है स्ट्रीम लाइन, या तीसरा नाम है इसका साई लाइन। साई है, ये सिंबल है साई, ठीक है भाई। तो फ्लो लाइन क्या होती है, ये हमारी वो लाइन है जिस लाइन पे क्या हो रहा है हमारा, जिस लाइन से फ्लो हो रहा पानी, पानी इस वाले पॉइंट से इस लाइन के थ्रू यूं जाएगा, इस वाले पॉइंट से ऐसे जाएगा, और नीचे नीचे वाले पॉइंट से कैसे जाएगा पानी, इस तरह से जाएगा। ये नीचे भाई देखो भाई, ये हमारी इम्परवियस, इससे नीचे तो लाइन जा नहीं सकती ऐसे करके और यूं टच होकर चली जाए, तो इस बार नीचे वाली लाइन के क्या बिल्कुल पैरेलल ऐसे जाएगा पानी। तो भैया ये भी एक फ्लो लाइन है, नीचे नीचे वाली। देखो एक लाइन तो ये हो गई बिल्कुल से टच होती हुई, एक ये हो गई, बाकी की ये है। अब क्या है, मैंने देखा, मैंने यहां पर पीजोमीटर लगाया इस पॉइंट पे, और देखा उसमें जो हेड था, पानी का जो हेड था, ये तो अवेलेबल हेड है, तो पानी का जो हेड था इस पॉइंट पर वो कितना था मेरा, 2 मीटर। ऐसी मैं यहां पर गया इस लाइन के थ्रू, मैंने देखा यहां पर कितना, यहां 2.5 मीटर, यहां पर था मेरा 2.4 2.3, और इस पॉइंट पर क्या था, वहां पर भी मेरा जो हेड था वो था 2 मीटर। तो मैंने क्या किया, सेम हेड वाले पॉइंट को मैं मिलाता चला गया, एक तो ये था मेरा, एक ये था मेरा, एक ये था मेरा, एक ये था, इन पॉइंट को मैंने मिलाया इस तरह से, ठीक है ना। तो मेरी क्या है, एक लाइन बनी, ये लाइन मेरी ये बनी, ऐसे ही मेरी दूसरी लाइन बनेगी, ऐसे बनेगी।
एक ये ऊपर वाला पॉइंट था बिल्कुल टच में है, ये एक ये ऊपर वाला इधर वाला पॉइंट ये भी मेरा टच में है। ये जो लाइन है रेड वाली, इन लाइनों पर मेरा जो हेड है, हेड मतलब पोटेंशियल, वो क्या है, समान, समान मतलब इक्वल, इसलिए इन लाइन को अपन बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल लाइन। यहां पर या इनका दूसरा नाम होता है मेरा फाई लाइन। इन लाइन पर क्या होगा, मेरा जो वैल्यू है किस चीज की, पोटेंशियल की, हेड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो देखो इस लाइन पर अगर मैं देखूंगा ना, इस लाइन पर, पूरी लाइन पर हेड क्या मिलेगा, चाहे मैं यहां पीजोमीटर लगाऊं, चाहे यहां लगाऊं, चाहे यहां लगाऊं, चाहे लगाऊं, सब पर बराबर मिलेगा वैल्यू, चाहे कुछ भी मान लो। अगर यहां 2 मिल रहा है तो इस पूरी लाइन पर 2 मिलेगा, अगर इस पर 3 मिल रहा है तो इस पूरी लाइन पर 3 मिलेगा, इस पर पूरी लाइन पर 4 मिलेगा, तो ये होती है हमारी इक्वी पोटेंशियल लाइन। तो 2 लाइन हो गई। इस प्रकार जो हमारा नेट बना है ना, इस नेट को मतलब किस चीज का, जहां जो पूरा पूरा कॉम्बिनेशन है किसका, फ्लो लाइन और इक्वी पोटेंशियल लाइन का, इस कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन फ्लो नेट। ये कहलाता है फ्लो नेट। बात क्लियर है। ये जो लाइन थी मेरी, ये कौन सी है, ये है मेरी रेड लाइन जो दिख रही है आपको बिल्कुल टच में है, ये कौन सी है मेरी, ये है मेरी फर्स्ट, ये क्या है मेरी फर्स्ट इक्वी पोटेंशियल लाइन, और ये कौन सी है मेरी लास्ट इक्वी पोटेंशियल लाइन। ये चीज आपको कहीं पर मेंशन नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं। ये मेरी पहली इक्वी पोटेंशियल क्योंकि दिखती नहीं है, ये बिल्कुल इस पर टच होगी। ये लास्ट है, ना ही ये पता चलता है अपना, ये क्या है मेरी, ये मेरी पहली कौन सी है, फ्लो लाइन है। ये मेरी लास्ट फ्लो लाइन है जो नीचे टच हो रही है। अब देखो इसमें 1-2 टर्म और है हमारी। ये हमारा पूरा पूरा फ्लो नेट बन चुका है। अब मुझे ये जो मैं देख रहा हूं ना, 2 जो एक फ्लो लाइन है, ये 2 फ्लो लाइन है, इनके बीच का जो स्पेस है ना, ये इसको बोलते हैं हम फ्लो चैनल। तो इस स्पेस को क्या बोलेंगे, फ्लो चैनल। तो फ्लो चैनल क्या होता है हमारा, 2 जो लाइन है ना, कौन सी लाइन हमारी, फ्लो लाइन, उसके बीच का जो स्पेस है, ये जो दिख रहा है आपको स्पेस, ये क्या है मेरा, ये है मेरा फ्लो चैनल। तो फ्लो चैनल है मेरा 2, मैंने 2 ले ली, तो ये मेरा क्या है, फ्लो चैनल। इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, ये क्या है मेरा, कंप्लीट क्या है मेरा, फ्लो चैनल। ठीक। अब अगर मैं बात करता हूं कि कोई सी भी आप 2 लाइन का क्रॉस देखो, कौन कौन सी, इक्वी पोटेंशियल लाइन, और ये हमारी 2 कौन सी लाइन है, फ्लो लाइन, ये कौन सी इक्वी है, इन दोनों का क्रॉस मान लो आप ये वाला देख लिया आपने, ये तो ये आपको दिख रहा है, इसको मैं ग्रीन से दिखा देता हूं। ये जो आपको दिख रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन फ्लो फील्ड या फ्लो पाथ। एक मिनट, वो फ्लो फील्ड ही बोलते हैं इसको, केवल फ्लो पाथ नहीं, फ्लो पाथ तो फ्लो चैनल को बोलते हैं। ये हमारा फ्लो फील्ड है। फ्लो फील्ड की ये इसकी लेंथ मान लीजिए b है, इसकी लेंथ को आप l मान लीजिए, इसकी लेंथ जो है हमारी वो है l, इसकी विड्थ है हमारी ये b। तो जो फ्लो फील्ड है वो क्या होता है हमारा, ये एरिया होता है किसके बीच का, 2 इक्वी पोटेंशियल और 2 स्ट्रीम लाइन, इन दोनों के बीच का जो कट एरिया होता है, कट पोर्शन होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्लो फील्ड बोलते हैं। ये मैं केवल आपको नाम बता रहा हूं क्या क्या होते हैं। इस तरह से हमारा फ्लो नेट बनता है। फ्लो चैनल क्या है, 2 हमारी स्ट्रीम लाइन या 2 फ्लो लाइन के बीच का स्पेस, जैसे इन दोनों के बीच, ये भी हमारा एक फ्लो चैनल है। एक फ्लो चैनल ये रहा, एक फ्लो चैनल मेरा ये रहा, तो 3 फ्लो चैनल दिख रहे हैं आपको साफ साफ। ठीक है, एक तो ये रहा, 1 2 3 4 और 5वां ये जा रहा है, 5 फ्लो चैनल दिख रहे हैं आपको इसके अंदर। ये हमारी इक्वी पोटेंशियल लाइन है रेड वाली, ये हमारी फ्लो लाइन होगी। फ्लो चैनल क्या होता है ये बता दिया मैंने आपको। और 2 जो ये फ्लो चैनल तो ये है, और जो 2 हमारे 2 तो आप इक्वी पोटेंशियल लाइन लो, और 2 आपने इन दोनों का जो कट वाला जो पोर्शन है, ये ग्रीन ग्रीन, ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है फ्लो फील्ड। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी। हमारा फ्लो फील्ड क्या होता है, फ्लो चैनल क्या होता है, अवेलेबल हेड क्या होता है, अवेलेबल हेड के बारे में मैं आपको बता चुका हूं ऊपर। एच क्या है हमारा, ये है अवेलेबल हेड। तो जितना ये हेड अवेलेबल था, जैसे ही पानी यहां से यहां, जब पानी यहां पर था ना, तो इसके पास कितनी एनर्जी थी, कैपिटल H 10 मीटर मान लीजिए,
और जैसे ये यहां से यहां पर पहुंचेगा तो इसकी पूरी पूरी एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो ये जो हेड है यही हमारा किसके बराबर होगा, यही हमारे हेड लॉस के बराबर होगा। तो टोटल हेड लॉस कितना होगा इसमें, कैपिटल H के बराबर 10 मीटर। भाई देखो ना, आप यहां पर था तब इसके पास एनर्जी 10 मीटर थी, जैसी वो यहां पर पहुंचेगा तो पूरी की पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी 10 की 10। तो हेड लॉस जो था स्टार्ट में वही हमारे एंड में हेड लॉस, सॉरी स्टार्ट में जो हमारी अवेलेबल हेड था वही हमारे हेड लॉस के बराबर हो जाएगा। अब ये मैंने ग्राफिकली बना दिया, ये मैंने ग्राफ ही तो बनाया एक तरह से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब कॉपी पेन पर बनाया है, कॉपी पेन। अब मैं क्या इसकी सहायता से 3-4 चीज निकाल सकता हूं। मैं इसकी सहायता से जो हमारा सीपेज होता है, सीपेज का डिस्चार्ज निकाल सकता हूं कितना होगा, कोई भी डैम के नीचे सीपेज का डिस्चार्ज कितना होगा ये मैं बता सकता हूं आपको। इसकी सहायता से मैं आपको ये बता सकता हूं कि अपलिफ्ट प्रेशर कितना लगेगा, इसकी सहायता से हम बता सकते सीपेज प्रेशर कितना होगा, और इसकी सहायता से हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी। तो पहले ये तो पता हो कि एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है भाई। एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है, ये जो आपको एंड वाला फ्लो चैनल दिख रहा है, देखो ये रहा, ये एंड का फ्लो चैनल है ये। तो एंड के फ्लो चैनल में ये इसकी लेंथ हो गई कैपिटल एल, यही तो है, ये एल 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 एल, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई, ठीक है। एंड वाले चैनल में कितना ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट क्या होता है मेरा, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। एंड वाले के लिए हेड लॉस यही तो होगा, जितना भी हेड का लॉस हो डेल्टा एच अपॉन में इसकी लेंथ कितनी है, एल। तो डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा एल ही हमारा क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। जो एंड वाले चैनल का जो होता है उसी को अपन क्या, उस वाले चैनल के ग्रेडियंट को ही बोलते हैं अपन एग्जिट ग्रेडियंट, मतलब जहां से पानी एग्जिट कर रहा है, जहां से पानी निकल रहा है। और हम जानते हैं कि ये जो ग्रेडियंट है आई, उसकी वैल्यू हमारे क्रिटिकल से कम होनी चाहिए। अगर इसके बराबर हो गई तो यहां से हमारी जो सॉइल है वो ऊपर उठने लग जाएगी, यही तो पढ़ा था हमने। तो इसलिए हमको ये एग्जिट ग्रेडियंट निकालना इंपॉर्टेंट होता है। तो चारों चीजें निकाल सकते हैं अपन फ्लोनेट की सहायता से। अब इस पर क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो सब चीज देखते हैं अपन। इसी से रिलेटेड एक चीज और है। अब देखो ये जो अपने बीच में जो पोर्शन दिख रहा है आपको, इसमें काफी सारे पॉइंट काम के क्या क्या है कि ये जो हमारी फ्लो लाइन और जो इक्विपोटेंशियल लाइन होती है एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री पर काटेंगी। मतलब इनका जो कट का जो एंगल है ना ये, अगर मैं इसको जूम, अभी तो आपको यूं दिख रहा होगा कि सर ऐसे 90 डिग्री का है, तो अपन इसको जूम करके देखेंगे तो इस वाले पॉइंट पर क्या दिखेगा आपको, ऐसे दिखेगा बिल्कुल। लेकिन ये आगे जाकर के क्या है, ये मुड़ चुकी है और ये भी मुड़ चुकी है, तो आपको शॉर्ट में क्या दिखेगा, ये 90 डिग्री नहीं है, जबकि आप जूम करके देखोगे तो 90 डिग्री होता है। तो हमेशा एक दूसरे को कितने पर काटती हैं, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, मतलब एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होती हैं, पहली बात। तो दूसरी बात क्या है, दूसरी बात हमारी ये है इसके अंदर कि जो हमारे जितने भी ये जो चैनल होते हैं ना, ये जितने भी हमारे फ्लो फील्ड हैं, प्रत्येक फ्लो फील्ड से डिस्चार्ज जो होता है वो क्या होता है, इक्वल। अब देखो ये आपको ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे भी छोटा है, लेकिन फिर भी इन सभी फ्लो फील्ड के अंदर डिस्चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट सेम रहेगी। और ये जितने भी हमारे चैनल बनते हैं ना, ये जो हमारे जो फ्लो फील्ड बना है वो क्या, उसकी शेप कैसी होती है, स्क्वायर है क्या, स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसको बोलते हैं अपन एलिमेंट्री स्क्वायर। एलिमेंट्री स्क्वायर क्या होता है भाई, ये मेरा स्क्वायर था, मैंने इसको थोड़ा सा मोड़ दिया, ये बन गया। मोड़ने पर जो बना मेरा उसको क्या बोले, एलिमेंट्री स्क्वायर। लेकिन एलिमेंट्री स्क्वायर का अगर मुझे एरिया निकालना है, ये बी है, ये एल है, तो उसका एरिया मेरा बी इंटू में जो भी उसकी लेंथ थी बी इंटू बी, यही मानता हूं मैं इसकी, जो हमारा एक्चुअल निकालते हैं उतना ही मानते हैं। ये होता है हमारा एलिमेंट्री स्क्वायर। शेप चाहे कैसी भी हो, सभी की, कम छोटा बड़ा कैसा भी हो, लेकिन अपन उन सबका जो वो डिस्चार्ज है सभी से क्या मानेंगे, इक्वल मानेंगे, ऑर्थोगोनल होती हैं, और इसकी शेप कैसी मानी जाती है, एलिमेंट्री स्क्वायर के बराबर मानते हैं अपन। तो ये इसकी कुछ बात थी हमारी। अब हम इसके बाद में फिर ये भी ज्ञात करना सीखेंगे। एक चीज और है हमारी फ्रेटिक लाइन, एक होता है हमारा फ्रेटिक लाइन। ये क्या होती है, ये तो मैंने आपको दिखाया था, पाइल थी हमारी एक, ठीक। अगर ये हमारी पाइल की जगह क्या होता है, कोई डैम होता तो क्या होता, अगर पाइल की जगह हमारा कोई डैम होता तो उस वाले केस में, डैम के केस में, ये जो हमारी फ्लो लाइन बन रही है ना, अगर मान लो ये हमारा डैम होता, ये पानी में भरा होता, तो इस तरह से एक फ्लो लाइन, तो जो हमारी टॉप मोस्ट जो लाइन बन रही है ना, इस लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रेटिक लाइन। देखो काफी सारी बन रही है बीच में,
लेकिन जो हमारी टॉप मोस्ट जो हमारी स्ट्रीम लाइन होगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, जो हमारी टॉप मोस्ट स्ट्रीम लाइन होगी ना उस लाइन को ही हम क्या बोलेंगे, ये आपको यहां पर टॉप मोस्ट कौन सी है, ये वाली है, उससे नीचे की ये है, उससे नीचे की ये है। लेकिन हमारे डैम के केस में जो हमारी टॉप मोस्ट लाइन होती है ना उसको बोलते हैं फ्रेटिक लाइन। इससे ऊपर अर्दन डैम की बात कर रहा हूं, मिट्टी के डैम की बात कर रहा हूं, तो मिट्टी के डैम में इससे ऊपर तो क्या होगा, सूखा होगा, क्योंकि इससे ऊपर तो फ्लो हो ही नहीं रहा। इससे नीचे क्या होगा, एस बराबर 1 डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होगी। इससे ऊपर प्रेशर कैसा होगा, एटमॉस्फेरिक, और इससे नीचे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब उससे ज्यादा होगा। तो ये जो लाइन होती है ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखो बाउंड्री लाइन दर्शा रही है किसके बीच में, सूखे और गीले के बीच में। तो इस लाइन को अपन बोलते हैं फ्रेटिक लाइन। इसको भी मैं आपको नोट में लिखवा दूंगा कि इसकी फ्रेटिक लाइन कहते हैं अपन इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस डायग्राम को बनाओ अच्छे से, फिर अपन 1 बाय 1 इन सभी चीजों को लिखते हैं। फिर उसके बाद अपन ज्ञात करना भी सीखेंगे कि सीपेज प्रेशर को किस तरह से ज्ञात किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चैनल, और एग्जिट ग्रेडियंट को अपन कैसे निकालते हैं। इन सभी चीज़ों को अपन देखते हैं। मैं इसे मिटाता हूं, आप इसे बना लें, मैं इसे मिटाता हूं। तो इसमें मैं 1 बाय 1 आपको अपन एक एक करके बढ़ेंगे धीरे धीरे, तब जाकर के आपको 1 बाय 1 चीज़ें समझ में आएंगी। प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे इसकी क्या क्या होती हैं, और जो नोट लिखने के हैं अपन उसके नोट भी लिखेंगे, और नोट के बाद में फिर हम ज्ञात करना सीखेंगे एग्जिट ग्रेडियंट को और जो हमारी। तो पहले आपने ये डायग्राम बना लिया, अब डायग्राम के बाद में आप नीचे 1 बाय 1 आप इस तरह से हेडिंग डालो या फिर आप डायरेक्टली उतारो, जैसे भी आपकी इच्छा हो ऐसे करो। सबसे पहले तो अपन क्या किसके बारे में लिखना चाहेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अपन किसके बारे में, फ्लो लाइन, या इनको स्ट्रीम लाइन भी कहते हैं, या इनको साई लाइन भी कहते हैं। मैं इसको आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में भी बताऊंगा। इसके बारे में लिखते हैं अपन, ये लाइन सॉइल में वाटर के पाथ को दर्शाती हैं। सॉइल में वाटर का फ्लो इन लाइन के अलोंग होता, इन लाइन के अलोंग होता है, इनके परपेंडिकुलर कोई फ्लो नहीं होता है। ठीक है भाई, ये होती है हमारी फ्लो लाइन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो किसकी करेंगे अपन, इसके बाद अपन बात करेंगे एक कोई पोटेंशियल लाइन या साई लाइन। ये क्या होती है, फाई लाइन, सॉरी, ये क्या होती है, ये लाइन सॉइल में इक्वल पोटेंशियल हेड या एनर्जी वाले पॉइंट को मिलाने पर प्राप्त होती हैं। सॉइल में वाटर का फ्लो इनके परपेंडिकुलर होता है। इनके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब बात करते हैं इसके बाद हम किसकी, फ्लो चैनल या फ्लो पाथ क्या होता है। तो दो जो लाइन है, कौन सी, स्ट्रीम लाइन, उनके बीच का जो स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस क्या कहलाता है हमारा, फ्लो, ये स्पेस ही हमारा क्या कहलाता है, फ्लो चैनल। मैं लिखता हूं, दो फ्लो लाइन के बीच का स्पेस
फ्लो चैनल कहलाता है। ठीक, अब बात करते हैं उसके बाद अपन फ्लो फील्ड। तो फ्लो फील्ड क्या होता है? दो इक्विपोटेंशियल लाइन और दो स्ट्रीम लाइन, इन दोनों के बीच का एरिया जो है वो क्या कहलाता है हमारा? वो कहलाता है हमारा फ्लो फील्ड कहलाता है। इसमें लिखेंगे अपन दो फ्लो लाइन व दो इक्वी पोटेंशियल लाइन के बीच का एरिया फ्लो फील्ड कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है हमारा? फ्लो फील्ड कहलाता है। तो ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये तो हमारी कौन सी लाइन है? ये तो है हमारी दोनों फ्लो लाइन या स्ट्रीम लाइन, ये दोनों हैं फ्लो लाइन। और ये दोनों कौन सी हमारी लाइन है? ये जो लाइनें हैं दोनों, इसको नीचे से दिखाना पड़ेगा। ये जो दोनों लाइनें हैं, ये कौन सी हमारी? ये हैं इक्वी पोटेंशियल लाइन। इनके बीच का जो आपको एरिया दिख रहा है, ये जिसकी विड्थ तो ये तो इसकी लेंथ है L और ये इसकी विड्थ है B। इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं अपन फ्लो फील्ड। तो आप इसको उतारो, इसमें एक और रह गया इसके नीचे, फ्लो नेट। इसके नीचे अपन लिख देते हैं, इसके नीचे आप लिख देना फ्लो नेट। फ्लो नेट, तो फ्लो नेट में क्या लिखोगे आप? मैं यहां लिख देता हूं। फ्लो नेट में देखो ये लिखना है, ये लिखना है स्ट्रीम लाइन व इक्वी पोटेंशियल लाइन के कॉम्बिनेशन को फ्लो नेट कहा जाता है। तो भाई हम सारी चीज देख चुके हैं। अब फ्लो नेट के 5 पॉइंट पढ़ लिए। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्लो नेट के बारे में। तो मैं प्रॉपर्टीज के बारे में लिखता हूं, मैं इसे मिटाता हूं। लिखता हूं भाई मैं। अब लिखेंगे इसके नीचे अपन ऐसे हेडिंग डालकर लिखेंगे क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो नेट। क्या क्या प्रॉपर्टी है इसकी? ऐसे लिखेंगे डैश लगा कर। पहली प्रॉपर्टी है इसकी, फ्लो लाइन व इक्वी पोटेंशियल लाइन एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होती हैं, अतः ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। दूसरा, फ्लो नेट में वाटर का फ्लो लाइन के पैरेलल व
एक कोई पोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है भाई, बता चुका हूं आपको। फ्लो, सभी फ्लो फील्ड में डिस्चार्ज सेम होता है। सब में डिस्चार्ज क्या रहेगा हमारा? सेम होता है। फ्लो फील्ड की शेप को एलिमेंट्री स्क्वायर मानते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता भाई, एलिमेंट्री स्क्वायर होता है। तो ये सारी सारी इसकी प्रॉपर्टी थी। डिस्चार्ज सेम होता है, वेलोसिटी भी सेम होगी। डिस्चार्ज हमारा सेम होता है, वेलोसिटी एरिया के उस पर डिपेंड करता है, मल्टीप्लिकेशन पे। और इसमें जो आपको फ्लो बता दिया किसके परपेंडिकुलर किसके पैरेलल होगा, ये सारी चीज़ के रिलेटेड थी। अब बात करते हैं इसके अंदर एक दो नोट है हमारे, नोट नंबर 1 डालते हैं। वो क्या है हमारा? वो है हमारा फ्रेटिक लाइन। क्या होती है फ्रेटिक लाइन? तो अगर मैं बात करता हूं किसकी, यहां तक पानी भरा हुआ है मान लीजिए, यहां तक पानी भरा हुआ है, ये हमारा अर्दन डैम है और ये है इसकी अंदर की इनर कोर है। कोर के बारे में आपको बता चुका हूँ, ये है कोर, इसकी मिट्टी की बनी हुई है। तो इसके अंदर जो हमारी एक लाइन होती है, उस लाइन को, ये फ्लो लाइन जो है, इसके अंदर जो हमारी फ्लो लाइन होती है वो क्या होती है? इस कोर के इस तरह से गुजरती है। ये हमारी फ्लो लाइन है मान लीजिए। तो जो फ्लो लाइन है ना, ये कौन सी हमारी टॉप फ्लो लाइन है? ये कौन सी है? टॉप फ्लो लाइन। इससे ऊपर जो प्रेशर होता है, इससे नीचे तो क्या होगा हमारा? S बराबर 1 होगा। इससे ऊपर S इज लेस देन 1। ठीक है ना, S की वैल्यू 1 से कम होगी, 1 के बराबर नहीं होगी। ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, नीचे कैसा है हमारा? हाइड्रोस्टैटिक। ये जो लाइन है, ये दो लाइनों को डिफरेंट, ये क्या कर रही है? दो फेज को अलग कर रही है। इसी लाइन को अपन क्या बोलते हैं? फ्रेटिक लाइन। इसके बारे में लिख देते हैं, क्या है? अर्दन डैम में टॉप मोस्ट फ्लो लाइन को ही फ्रेटिक लाइन कहा जाता है। यह लाइन दो मीडियम मतलब माध्यम को अलग करती है। ऊपर तो क्या है? ड्राई, नीचे वेट। ठीक है, इसके ऊपर ड्राई मीडियम होता है जहां प्रेशर एटमॉस्फेरिक होता है। यहां प्रेशर कैसा होगा? एटमॉस्फेरिक। ऐसे ही अपन लिखते हैं। इसके नीचे वेट मीडियम होता है जहां डिग्री ऑफ सैचुरेशन S बराबर 1 होती है और प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर। तो इस सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। तो आप नोट नंबर 1 में फ्रेटिंग लाइन लिख देंगे।
मैं इसके बाद आपको बताता हूं क्या सेकंड जो हमारा नोट है वो क्या है हमारा सेकंड नोट। इसके बाद देखते हैं, मैं लिखता हूं सेकंड नोट, वो है हमारा एग्जिट ग्रेडियंट के बारे में। क्या होता है एग्जिट ग्रेडियंट, मैं इसे मिटाता हूं। अब लिखते हैं नोट नंबर 2, वो है क्या हमारा एग्जिट ग्रेडियंट। क्या होता है, जो हमारा एंड का जो क्या है फ्लो चैनल है, एंड का फ्लो जो हमारा फ्लो फील्ड है, वहां पर जो हमारे ग्रेडियंट की वैल्यू वही क्या कहलाती है हमारी एग्जिट ग्रेडियंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो भाई इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस तरह से मान लीजिए ये, और ये हमारी क्या है, ये हमारी फ्लो लाइन है, ठीक है। ये हमारा चैनल कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा फ्लो चैनल। तो इसमें जो इसकी जो लेंथ है वो है L, विड्थ है इसकी B, ठीक। यहां पर जो हमारा ग्रेडियंट होगा, वो जो ग्रेडियंट है वो क्या होगा एग्जिट ग्रेडियंट, कि यहां पर इसके पास कितने, अगर एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू क्रिटिकल ग्रेडियंट के बराबर हो गई, मतलब G-1/1 प्लस E के बराबर हो गई, तो क्या हो जाएगा, सॉइल के जो पार्टिकल है उठने लग जाएंगे यहां से। यही तो हमारे लिए खतरनाक चीज थी, हम यही चीज तो नहीं चाहते कि ऐसा हो जाए, इसलिए हमको क्या देखना पड़ेगा एग्जिट ग्रेडियंट कितना है, और उसकी वैल्यू इससे हमारे कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए तो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी दो ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है ICR/I। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जनरली कितना दिया जाता है 6 दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू क्रिटिकल से 6 गुना कम रखी जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, इसको अपन लिखते हैं एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है। ये कौन सी साइड है, डाउन स्ट्रीम साइड है, ये कौन सा है अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम साइड में लास्ट फ्लो फील्ड पर ग्रेडियंट की वैल्यू ही एग्जिट ग्रेडियंट कहलाती है। इस पर जो वैल्यू है ना फ्लो फील्ड पर जो ग्रेडियंट की वैल्यू वही क्या कहलाती है हमारी एग्जिट ग्रेडियंट कहलाती है। सेफ्टी पर्पज से इसकी वैल्यू क्रिटिकल ग्रेडियंट ब्रैकेट में ICR से कम होनी चाहिए। यह वैल्यू जिसके लिए सामान्यतः 6 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है। ये होती है हमारी एग्जिट ग्रेडियंट की बात। अब मैं आपको ये मिटाता हूं। अब अपन लिखेंगे कि फ्लोनेट के द्वारा अपन कैसे सीपेज एनालिसिस के अंदर यूज करते हैं, क्या क्या चीज निकालते हैं। मैं इसे मिटाता हूं। तो फ्लोनेट का अपन यूज देखते हैं सीपेज एनालिसिस। ये जो हमारी यूनिट थी वो क्या थी सीपेज एनालिसिस। तो अब हम देखते हैं कि सीपेज एनालिसिस में इसका क्या यूज था, मतलब फ्लोनेट के द्वारा हम क्या क्या चीज ज्ञात कर सकते हैं। तो जनरली हम 4 चीज ज्ञात करते हैं। कौन कौन सी, एक तो सीपेज प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर, जिनका कोई काम नहीं है इसलिए मैं उनके फॉर्मूले भी नहीं लिखवाऊंगा, और 2 हैं हमारे, तो मैं लिखता हूं यूज ऑफ
फ्लो नेट इन सीपेज एनालिसिस। तो पहला तो है इसके द्वारा सीपेज प्रेशर ज्ञात किया जाता है। ठीक है भाई। दूसरा अपलिफ्ट प्रेशर जो नीचे से ऊपर की तरफ लगता है वो भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके द्वारा अपलिफ्ट प्रेशर ज्ञात किया जाता है। तीसरा यूज क्या है, इसके द्वारा सीपेज डिस्चार्ज ज्ञात करते हैं। ये अपन ज्ञात करें तो सीपेज डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग क्या होता है, Q बराबर K डॉट के ई क्यू लिख देना आप, K डॉट H डॉट एन एफ अपॉन में एन डी। ये होता है भाई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। मैं लिख देता हूं वेयर के ई क्यू का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। ये क्या होती है, के इक्विवेलेंट पर निकालते हैं रूट के हॉरिजॉन्टल इनटू में के वर्ट। तो जो हमारी इक्विवेलेंट, कई जगह क्या है, दो परमिएबिलिटी होती है, तो हॉरिजॉन्टल तो ये है और वर्टिकल ये है। तो जहां पर दोनों चीज दे रखी होगी वहां पर अपन के को कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट को अपन रूट के एच इंटू में के वी। अगर वर्टिकल दे रखी तो वर्टिकल यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल देंगे तो हॉरिजॉन्टल करेंगे। केवल आपको क्या दे रखी है, दोनों ही दे रखी है, तो आप के इक्विवेलेंट को इस तरह से निकालोगे। एच क्या होता है आपको मालूम है, एच क्या है मेरा, अवेलेबल हेड। एन एफ क्या होता है, एन एफ होता है मेरा नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स। इसको कैसे निकालते हैं अपन एन एफ को, एन एफ बराबर नंबर ऑफ फ्लो लाइन में से ए घटा दो। बताऊंगा ये क्यों आया ऐसा। ऐसे ही मैं लिखता हूं एन डी क्या है, नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप है। इसको अपन किस तरह से निकालेंगे एन डी को, जैसे आपने ये निकाला है ना, ऐसे ऐसे इसको निकालते हैं, नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल लाइन माइनस वन, नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल लाइन माइनस वन करके अपन ये निकालेंगे। अब देखो भाई बात आती कि एन एफ और एन डी, एक चीज और लिख लेना आप इसके नीचे ही आप एक चीज लिख देना कि एन एफ अपॉन एन डी को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं अपन शेप फैक्टर। कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली बोल दे इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी इतना है, अवेलेबल हेड इतना है, शेप फैक्टर इतना है, क्यों निकालो। अब आपको यही नहीं पता शेप फैक्टर क्या होता है, इन दोनों के रेशो को ही बोलते हैं शेप फैक्टर। अब देखो भाई एन एफ क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लो चैनल, एन डी क्या है, नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। तो इनको निकालने के लिए हम फ्लो लाइन में से क्यों घटाते हैं, वही वाला केस लेके चलो आप। ये था मेरा केस, इसमें एक लाइन तो ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी, चौथी ये थी। मेरे को निकालने हैं कि इसमें फ्लो चैनल कितने हैं। तो फ्लो चैनल आपको साफ साफ दिख रहा है, एक तो ये रहा भाई, दो लाइन के बीच का है तो होता है चैनल, एक ये रहा चैनल, दो चैनल हो गए, एक ये रहा चैनल, तो तीन फ्लो चैनल है। फ्लो चैनल कितने हैं, तीन है। कैसे निकालूंगा मैं, अगर मेरी फ्लो लाइन कितनी है 1 2 3 4, अगर 4 फ्लो लाइन थी तो 3 फ्लो चैनल है, तो फ्लो चैनल मेरा कैसे आ जाएगा 4 माइनस 1। 4 क्या थी मेरी फ्लो लाइन, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं, फ्लो चैनल को कैसे निकालूंगा मैं, जितनी भी फ्लो लाइन थी उसमें से 1 घटा दूंगा। ऐसे ही ये मेरा नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, वो कैसे निकालूंगा, ड्रॉप का मतलब क्या है, देखो इस तरह से था ये हमारा, इस तरह से है, तो आप ड्रॉप का मतलब है इन दोनों के बीच का गैप। तो गैप कितना है, देखो ये है एक गैप, इन दोनों के बीच में ये 2 गैप, और ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6।
तो ये 6 गैप हैं, इनको बोलते हैं ड्रॉप। कितने गैप आ चुके हैं, कैसे निकालूंगा मैं? देखो ये भी मेरी लाइन थी पहली इक्विपोटेंशियल लाइन, ये दूसरी थी, ये तीसरी, ये चौथी लाइन थी, ये पांचवी, छठी, सातवीं। तो 7 लाइन थी इक्विपोटेंशियल, उसमें से एक घटा दूंगा तब 6 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो ये क्या था 6, ये तो था मेरा इक्विपोटेंशियल ड्रॉप मतलब ND। और ये कैसे आया मेरा इक्विपोटेंशियल लाइन -1 इस तरह से। इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक को घटाना पड़ेगा मेरे को। ND निकालना है तो इक्विपोटेंशियल में से एक घटा दो, NF निकाला दे घटा। तो इस तरह से अपन क्या निकाल पाते हैं, इस फॉर्मूले की सहायता से अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्या देखो बड़े बड़े एग्जाम्स में जैसे गेट का हुआ, ES का हुआ, UPSC का, वहां पर तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, डायग्राम देता है, क्योंकि अगले को यही नहीं पता चलता कि मैं यार ND कितने हैं, इसके अंदर NF कितने हैं। तो ND NF डायग्राम दे करके और वहां पर आपको अवेलेबल हेड दे देगा, ये दोनों चीज देने के बाद में आपसे पूछेगा और K की वैल्यू दे देगा कि क्यों निकालो। तो अपन को NF काउंट करने हैं, यहां पुट करेंगे, ND काउंट करेंगे, यहां पुट करेंगे, H उस डायग्राम में देख करके ये पुट करेंगे, K आपको दे रखा होगा, ये तीनों गुणा करेंगे तब जाके डिस्चार्ज निकलेगा। आपके क्वेश्चन कैसा आएगा, आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली ये डायग्राम दे देगा और फिर आपसे पूछेगा इसमें NF बताओ कितने हैं, ND बताओ कितने हैं। कुछ नहीं करना, जितने हमारे फ्लो लाइन थी उसमें से एक घटा दोगे तो NF आ जाएगा, जितने फ्लो चैनल थे, सॉरी इक्विपोटेंशियल लाइन थी उसमें से एक घटा दोगे तो ND आ जाएगा। इस तरह से आप ये निकाल पाओगे। और दूसरी बात आपको क्या दे सकता है, वो दे करके फिर पूछेगा आपको NF ND दे रखा है, S दे रखा है, K, तब पूछ रहा है तो भी आप निकाल दो गुणा करके। आपको बोलेगा शेप फैक्टर दे रखा है, S दे रखा है, K इक्विवेलेंट, तब भी आप तीनों गुणा करके निकाल दो। इस तरह से अपन क्या निकाल पाते हैं, डिस्चार्ज। तो 3 चीज निकाल सकते हैं हम इससे, एक सीपेज प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर, सीपेज डिस्चार्ज। एक चीज और रहेगी चौथी, वो क्या है मेरा एग्जिट ग्रेडियंट। वो कैसे निकालते वो भी लिखाता हूं मैं आपको। मैं इसे मिटा रहा हूं भाई, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो जो चौथी चीज जो हम निकालते हैं इसके द्वारा, वो अपन लिखते हैं चौथी चीज है हमारी, जो 4th पॉइंट है वो लिखता हूं मैं इसके नीचे ही। इसके द्वारा एग्जिट ग्रेडियंट ज्ञात किया जाता है। अब एग्जिट ग्रेडियंट क्या होगा मेरा, एग्जिट ग्रेडियंट IE बराबर, जो मेरा हेड लॉस होगा एंड वाले चैनल में, लिख देता हूं पहले कंप्लीट, हेड लॉस इन एंड फ्लो फील्ड अपॉन में लेंथ ऑफ लास्ट फ्लो फील्ड। तो इसकी जो मेरी लेंथ है तो मैं लिखता हूं IE बराबर डेल्टा H अपॉन में लेंथ ऑफ लास्ट फ्लो फील्ड की लेंथ L मान लीजिए, डेल्टा L, ठीक है ना। इस तरह से अपन निकालते हैं। अब डेल्टा H को आप कैसे निकाल सकते हो भाई, टोटल पूरी लेंथ पर जो मेरा हेड लॉस होगा वो कितना होगा, H होगा। H हेड लॉस कितने पर हो रहा है, ये हो रहा है मेरा कितने, NF, नंबर ऑफ फ्लो फील्ड कितने मेरे, NF पर कितना लॉस हो रहा है H का हो रहा है। तो एक पर कितने का होगा, NF बाय H बाय NF पर, ठीक है ना। NF फील्ड पर मेरा कितना लॉस हो रहा है, H, नंबर ऑफ फ्लो फील्ड कितने हैं, NF ही तो है। तो NF पर कितना लॉस हो रहा है, H, तो एक पर कितना होगा, एक पर जो मेरा लॉस होगा वो होगा H बाय NF, ठीक है ना। वही क्या होता है मेरा डेल्टा H। आप देखो ना, तो ये मेरे देखो फ्लो फील्ड है 1 2 3 4 5 6। इसको मैंने कैसे निकाला था, नंबर ऑफ फ्लो लाइन -1 करके इस तरह से निकाला था।
तो ये जो मेरी वैल्यूज़ आ रही थी, ये जो वैल्यू आई 1 2 3 4 5 6, ये जितने भी मेरी वैल्यूज़ आई हैं, नंबर ऑफ फ्लो चैनल को निकालता हमने, नंबर ऑफ फ्लो चैनल थे हमारे, नंबर ऑफ जो हमारे ड्रॉप हैं एन डी, सॉरी नंबर ऑफ ड्रॉप, ये क्या है हमारे नंबर ऑफ ड्रॉप बता रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये जितने भी हमारे नंबर ऑफ ड्रॉप को बता रहा है। तो हमारे जो नंबर ऑफ ड्रॉप थे टोटल मान लीजिए 10 थे ये, ठीक है ना। तो इन 10 सेक्शन पर 10 ड्रॉप पर मेरा टोटल कितना हेड लॉस हो रहा था, जितना भी अवेलेबल था एच का एच लॉस हो रहा था। एक पर कितना होगा, एच अपॉन एन डी, और ये जो सब पर हेड लॉस की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये यही वैल्यू तो हमारी डेल्टा एच होती है। डेल्टा एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच अपॉन में एन, इसको मैं लिख सकता हूँ एच अपॉन में एन डी इंटू में डेल्टा एल, या आप इसको लेंथ भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, एल, ठीक है ना। ये मेरा फॉर्मूला हो गया किसका, तो मैं साइड में लिख देता हूं यहां पे, एच क्या है, अवेलेबल हेड, एन डी क्या है, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। फिर से बताता हूं ये कैसे आया डेल्टा एच से, ये हेयर डेल्टा एच बराबर एच अपॉन एन डी, ये कैसे आया, ये टोटल मेरे जो थे ड्रॉप वो थे देखो 1 2 3 4 5, इन 5 सेक्शन पर मेरे जो टोटल हेड, जितना हेड अवेलेबल था उतना खर्च हो जाएगा। मान लो 10 मीटर हेड था, कितने पर खर्च हो रहा है, 5 पर, तो एक पर कितना खर्च हो रहा है, 2 मीटर। तो एक पर जो एंड वाला है वो यही तो है डेल्टा एच, एक पर खर्च होने वाला। ये क्या था मेरा, टोटल हेड था, ये क्या था मेरा, नंबर ऑफ ड्रॉप थे। तो मेरे को अगर ये डेल्टा एच निकालना है तो डेल्टा एच क्या होगा, एच अपॉन में एन डी, इस तरह से निकालते हैं अपन। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। आपको अगर ये दो चीज़ देता है एच, एन डी और एल, तो आप क्या निकाल दोगे, एल के बारे में लिख दो लेंथ ऑफ लास्ट फ्लो फील्ड। अगर आपको देता है क्वेश्चन के अंदर ये तीनों चीजें आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से हमारी ये लेक्चर नंबर 18 एज वेल एज यूनिट सीपेज एनालिसिस कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, उस यूनिट का नाम होगा परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। वहां पर हम देखेंगे परमेबिलिटी कैसे ज्ञात करते हैं, क्या होती है, कैसे ज्ञात करते हैं, क्या हमारी पैरेलल में और उसमें क्या होता, सारी चीज पढ़ेंगे हम उसको नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।